जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादतियां की मैंने उनको माफ किया, मगर बहरहाल पार्टी के जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, जिन जिन के साथ हुई हैं, वो उनके जाती मामले हैं कि वो कैसे किसको माफ करेंगे नहीं। मगर खान साहब ने अपनी जात के हवाले से यह कहा। मैं सिर्फ ये वाजे कर देना चाहता हूं कि इस मौके पे इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू बिला जवाज थी। अब हम आ जाते हैं अपने कैदियों की तरफ। अटक और जेहलम जेल में हमारे कैदियों के साथ, नाहक सियासी कैदियों के साथ, आपके सूबे के बच्चों के साथ, पंजाब के बच्चों के साथ, केपी के बच्चों के साथ, बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से। पंजाब की जेलों के अंदर 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए हैं। 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए। और आपको पता है कि वहां कोई वॉशरूम अटैच नहीं होता है। जो बरामदे की कैपेसिटी है वो 30 से 35 लोगों की है। वहां पे 90 आदमी जो है वो रखे गए हैं। 90 लोगों को वहां बरामदों में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपने उन कैदियों को बाहर रखना है, नहीं निकाला जा रहा। ये कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? सूरज नहीं देखते हो। सूरज वो तब देखते हैं जब आप उन्हें पेशी के ऊपर लेके आते हैं इस्लामाबाद अदालत में, वैन में। और वैन का भी सुन लें आप, 15-15 आदमियों की गुंजाइश वाली वैन में 50-50 आदमी, और पूरा दिन उनको घुमाते रहते हैं। गर्मी, धूप, ठंड, बारिश, वॉशरूम, रफा हाजत नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकते आप। यार वो इंसान है क्या? कैदियों ना हक कैद है, सियासी कैदी है। ये तो जो आपने बड़े बड़े दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम रखे हैं उनको भी कानून और आईन ने हकूक दिए हैं, उनके भी कैदियों के हकूक हैं। और यहां इन बच्चों को सिर्फ आपने एहतजाज की मद में जो आप एक जुल्म कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, पंजाब हुकूमत को कोई शर्म महसूस नहीं होती कि इनके जेल खाना जात का महकमा क्या जुल्म कर रहा है। वजीर आला रोज जो है वो बच्चों को लेक्चर देती नजर आती हैं। क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उनके सूबे के अंदर इस मुल्क के बच्चों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है? ये दुश्मन बना रहे हो अपने तुम लोग, ये नफरतें पैदा कर रहे हो। ये बच्चे जब इन जेलों में से निकलेंगे वो कभी तुम्हारे लिए कोई नफरत के अलावा कोई और जज्बा लेके वहां से नहीं निकलेंगे। ये तुम लोग हो जो नफरतें बो रहे हो इन बच्चों के दिलों के अंदर। ये कोई इंसानियत नहीं है। और दूसरी तरफ खाना जो इन्हें दिया जाता है गंदा गलीज, मतलब है कोई इंसानों के खाने वाला खाना नहीं है। बच्चे कंप्लेन करते हैं जिस वक्त वो आते हैं। और मेजॉरिटी बच्चे बीमार हो चुके हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है उनको, ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। बीमार आते हैं गाड़ियों में, डॉक्टर की एक्सेस की इजाजत नहीं देते हैं। क्यों भाई, क्या उन्होंने गुनाह किया है ऐसा? क्यों ये जुल्म कर रहे हो अपने पाकिस्तानियों पे? क्यों जुल्म कर रहे हो अपने बच्चों के ऊपर? इसी बीमारी की हालत में वो बेचारे पेशियां भुगतते हैं और बीमार यहां से वापस चले जाते हैं। और यहां से याद आया कि इमरान खान साहब को भी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर की एक्सेस नहीं देते हैं। नहीं यकीन हमें तुम्हारे डॉक्टर्स के ऊपर जो तुम्हारी मर्जी की रिपोर्टें लिखते हैं। और इसके लिए भी हम कोर्ट गए कि उनका अपना जाती मौलिद जो है वो इसमें सामने आना चाहिए। अब ये बड़ा अहम था कि ये आपको पता चले कि अटक में और जेलों में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। बुशरा बीबी के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पे खानदान, जो इमरान खान साहब का फैमिली खानदान है, पूरे खानदान के खिलाफ एक जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। पता नहीं ये इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत हो रही है, कभी कहते हैं क्या हो रहा है। और यार कोई काम करो, जाके कोई काम ढूंढो अपने लिए। हमें पता है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, हमें पता है कि तुम मैंडेट चोर हो, बैठे हो ना, काम ढूंढो अपने लिए। फजूल चीजों में वक्त जाया ना करो। इस कौम के पास तुम्हारे इन चोंचले और शोशे सुनने का और उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। तो हम इस किस्म की तमाम जो खान साहब की फैमिली के अगेंस्ट कैंपेन चल रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको रद्द करते हैं और हम इन्हें कहेंगे कि आप शर्म करें। दूसरी जो अहम बात है वो आजकल पता नहीं क्या हुआ, बड़ा अरसा खामोशी रही। मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही चमक दमक के साथ जो है वो पंजाब से आवाजें उठने लग गई हैं। एक करप्ट, गैर संजीदा, फस्ताई, जबर से भरी हुई नालायक हुकूमत है पंजाब के अंदर। और वो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के हवाले से। वो कहते हैं कि आग नहीं लगानी, ये नहीं करना। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान, तहरीक इंसाफ के नौजवान, ये पुरअमन सियासी वर्कर हैं।
इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी तोड़ फोड़ से और किसी चीज को आग लगाने से। गुमराह मत करें आप लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह होंगे नहीं आपसे, लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, इनकी साजिश है, ये जो बार बार कहते हैं ना दूर रहो, सियासत से दूर रहो, इस चीज से दूर रहो, ये पाकिस्तान में आम तबकात को, खुसूसन नौजवान नस्ल को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, अपनी इजारादारियां कायम रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो नौजवान जो अवेयरनेस रखता है, वो नौजवान जो देख रहा है, हक और सच की जंग लड़ना चाहता है। क्या जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि नौजवान इस तहरीक से दूर रहे? नौजवान तो हर तहरीक की रूए रवा होते हैं, जान होते हैं, और ये कह रहे हैं कि नौजवान उससे दूर रहे। हमारा नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान, वो शऊर की उस सतह पे है जहां पे ये फॉर्म 47 के मैंडेट जोकर कभी पहुंच ही नहीं सकते। हमारा नौजवान शऊर की उस सतह पे है आज। और फिर तज़ीक अमेज बातें की जा रही हैं, जो नाहक सियासी कैदी हैं हमारे बच्चे जेलों में, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है लाहौर की सरकारी तकरीबात में वजीर आला की तरफ से। तो तज़ीक अमेज बातें करने की बजाय आप कह दें ना, कह दें कि हाँ तज़ीक की क्या बात है, हम तो देखो ना, हम तो तुम पे गोलियां भी बरसाएंगे, हम तो तुम्हारे सरों पे गोलियां भी चलाएंगे, हम तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। खुल के बात करें ना, जो आपने किया वहां पे, जो कत्ल आपने करवाया, जो आपके वजीर आजम के आर्टिकल 245 की वजह से, वह खुल के बात कर दें कि आपने ये किया। आप मजाक उड़ाते हैं। आज मैंने वजीर आला की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हम कुछ जानवरों के इलाज की बात कर रहे हैं, वहां सियासी पार्टियों का भी इलाज करेंगे। कुछ गुफ्तगू करने से पहले बंदा ये सोच लेता है, कम से कम, बेशक फॉर्म 47 और मैंडेट चोरी से ही आप इस ओहदे पे बैठे हैं, कि उस ओहदे के शान शान गुफ्तगू क्या है? आप सियासी वर्करों को थ्रेट कर रहे हैं? क्या आपने आगे कम किया है? आप हमारे सियासी वर्करों का इलाज करना चाहते हैं, तो जो उनके घरों में छापे मार के बगैर वारंट्स के उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, अभी आप उसको इलाज नहीं कहते हैं? क्या जो लोगों के को बच्चियां उठा लेते हैं, सियासी लोगों की, एमएनएस की फैमिली के ऊपर हाथ डालते हैं, एमपीएस की, हमारे तंजीम के लोगों की, मेरे ख्याल में शायद ये उसी इलाज की तरफ जो है वो रेफर कर रही थी। लोगों के कारोबार बंद करते हैं, लोगों के घरों में रेड करते हैं तो गाड़ियां तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन से कानून और कौन सी आईन के अंदर लिखा है कि आप पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज करें? खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं, खवातीन को जो है जाली केसेस के अंदर करते हैं। तो ये इस इलाज की बात कर रही है। और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल में ये नया इलाज जो आप लोगों ने किया है लोगों का, ये जो गोलियां बरसाते हैं आप लोग उन पे, ये भी शायद आप उसी इलाज की बात कर रही हैं। तो ये वजीर आला जो पाकिस्तान के अवाम को और पंजाब के सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका इलाज करेंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस किस्म की गुफ्तगू से बाज रहें। सियासी लोगों के मुंह से ऐसे पुरतशद्दुद अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। और जब आप हमारे वर्कर को कहते हैं कि वो एहतजाज के दौरान इस किस्म के काम करता है जो कि वो नहीं करता, उसका किसी तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सबसे पहले आप खुद माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमले की माफी मांगे। वो जो नैब के दफ्तर के ऊपर आपने पथराव कराया खुद अपनी सरपरस्ती के अंदर, पहले खुद इस किस्म के काम करें। उसके बाद, खैर मैं तो समझता हूं उसके बाद भी आप लोगों का हक नहीं बनता है। आप लोगों को पंजाब के अंदर गुर्बत और महंगाई की वजह से लाखों बच्चे, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नहीं जा रहे हैं स्कूलों के अंदर। और आज एक जिक्र हुआ, उनकी सड़कों के ऊपर एतराज होता है, मतलब है कि रंजीत सिंह से बड़ा दौर गुजरा है आपकी फैमिली का पंजाब पे इक्तदार का। चचा, वालिद, चचा, फैमिली, अपनी पार्टी के लोग, और इतने 35 साल 30 साल के बाद आज आप हमें बता रहे हैं कि अभी पंजाब में तरक्की का राज जो है वो सड़कों में मुज़मर है। हम इस पे कोई इंटेलेक्चुअल बहस नहीं करना चाहते, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये इतने सालों जो कुछ आपने किया है, और ये स्मोक के हवाले बहुत सी चीजें हैं, इसके ऊपर अलग आपसे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और अब आपसे रेगुलर करेंगे। अगर वहां से किसी को बड़ा रेगुलर शौक है तो इंशाल्लाह यहां से उनको रेगुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेगुलर जवाब जाएगा। ये ना समझे कि आपकी गवर्नेंस हमसे छुपी हुई है, ये ना समझे कि पंजाब में जो करप्शन हो रही है और फस्तायत हो रही है, इसे गवर्नेंस कहते हैं कि पुलिस से बदमाशी करवाई जाए, पुलिस से लोगों के कारोबार बंद करवाए जाए, पुलिस से सियासी वर्कर को जो है मारपीट करवाई जाए,
पुलिस से जाली मुकदमात बनवा के सियासी वर्कर को घुटने टिकवाने की कोशिश की जाए, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट इस्तेमाल किए जाएं ताकि लोग अपनी वफादारियां तब्दील कर सके। इस किस्म के गंदे काम करने वाली सियासी पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहती हैं कि तुम ये करो और तुम ये ना करो। मैं समझता हूं कि ऐसी सियासी पार्टियां जो इस फस्ताई हुकूमत का हिस्सा है, जो खुद फस्ताई हुकूमत है, उनका मुंह ही नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी भी किस्म का ताना देने का। तो मैं ये समझता था कि ये चीजें बड़ी अहम है, ये जरूरी है, हम इनकी मजम्मत भी करते हैं, इनका जवाब भी देंगे। मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत अहम है और वो होनी चाहिए, और वो बेहतर है कि वो तीसरी नशिस्त से पहले हो जाए, और हम हर किस्म के प्रोपेगेंडे का जो भी होगा उसका इनको बराबर जवाब मिलेगा। मैं ये समझता हूं कि इनको अगर जो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलाज वाली बात जो है वो मुझे बार बार याद आ रही है। आप सबको अपने जहनी इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये जो जहनी पस्ती है ये आपको वहां तक ले गई है कि जहां आप खड़े हो के पाकिस्तान के अवाम को, उनके बच्चों को आप धमकियां दे रहे हैं, तशद्दुद की धमकियां दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि शायद उनके जहन का इलाज जरूरी है। हम समझते हैं कि आपके जहन का इलाज 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने कर दिया था। रहा सहा इलाज जो है वो अपनी खातिर जमा रखिए। जिस वक्त ये चीजें सामने खुलेंगी, कुछ अरसा आगे आपको चीजें नजर आएंगी, ये अवाम आपको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं देगी, और जहां आपके कारोबार हैं, जहां आपके फैमिलीज हैं, आप वहीं जाएंगे उनके पास। सो इसलिए एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच जी। एक दो इश्यूज पे बात करेंगे शायद खटक साहब, एंड देन विल ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शेख वकास साहब ने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन मैं मुख्तसर बात करूंगा। और सिर्फ आजकल हमारे मीडिया के दोस्त स्पेशली 8 बजे के टॉक शोज में वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं या मुज़ाकरात में जो हमारे मुतालिबात है, तो चूंकि हमारा मेन जो मुतालिबा था या तहरीक इंसाफ का जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसके हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे मैंडेट चोरी के हवाले से, तो सवाल करते हैं कि क्या मुज़ाकरात में बैठने के बाद आप लोग ये सवाल छोड़ देंगे कि ये मैंडेट चोर है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैंडेट चोर है। इन्होंने हमारा और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मैंडेट चुराया। क्या मुज़ाकरात में बैठने के बाद तहरीक इंसाफ ये सवाल करना छोड़ देगी कि गोली क्यों चलाई? तो जवाब बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, और ये सवाल हम बार बार करते रहेंगे कि गोली क्यों चलाई। नंबर 3 सवाल करते हैं कि क्या जब से आप मुज़ाकरात में बैठना शुरू हुए हैं तो क्या ये लोग करप्ट नहीं है? तो जवाब ये लोग बिल्कुल करप्ट हैं। इन्होंने बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी कौम का पैसा चुराया है। इन्होंने हमारी ही पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों के ऊपर लंदन में, मैफर में और अभी दुबई जो लीग आई है, इन्होंने हमारे पाकिस्तानी कौम के पैसे के ऊपर महलात बनाए हैं। ये तमाम सवालात आज भी हम इनसे करते रहेंगे। हाँ, मुज़ाकरात मुज़ाकरात के लिए ये क्यों तैयार हुए? बुनियादी सवाल ये है, इसलिए इनको लगता था कि हम मुज़ाकरात की ऑफर करेंगे तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ पीछे हट जाएगी। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं होंगे और हम दोबारा मीडिया में शोशा छोड़ देंगे कि जी देखे हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे जा रही है। अभी इनकी जमहूरी और गैर जमहूरी रवैये जो है ये हम कौम के सामने लाएंगे। और ये मरियम नवाज जो बार बार कह रही कि जो मेरे नौजवान, याद रखो मरियम नवाज, आपकी काबिलियत सिर्फ ये है कि आप नवाज शरीफ की बेटी हो। बिलावल भुट्टो की काबिलियत ये है कि वो आसिफ अली जरदारी का बेटा है, लेकिन शायद खटक, मुराद सईद, मीना खान, सोहेल आफरीदी, ऐसे बेशुमार नौजवान, हमारे फरजहान भाई, हम सिर्फ में लोग हैं, हम वो बाशऊर नौजवान हैं जिन्हें इमरान खान ने मौका दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्लियामेंट के अंदर, आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने सेल्फ मेड लोग, सेल्फ मेड नौजवान, आज हम मीडिया को, अपने मुल्क को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कल को आपका बेटा आए और चीफ मिनिस्टर बने, एक शहबाज शरीफ का बेटा चीफ मिनिस्टर बने, कभी आसिफ अली जरदारी का बेटा चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर बने। ये आपका राइट नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे नौजवानों का है और इंशाअल्लाह ये नौजवान जो है ये आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। यू विल ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस। आकाश भाई ये बताएं कि आपने खुद भी जिक्र किया कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है मुज़ाकरात का,
ہمیں ایسا لگ رہا ہے آبویسلی کہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے اور بار بار جانا پڑ رہا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو، تو وائی ناٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے، حکومت جن سے پوچھ کے آپ کے پاس بیٹھتی ہے، تو وہ اور عمران خان دونوں آپس میں جیل میں بیٹھ جائیں اور آپس میں بات کریں، نہ آپ کی کمیٹی اور نہ حکومت، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آپس میں بیٹھ جائے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، اور میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، ہماری کمیٹی کہ کیا وزیر اعلیٰ کے پی اس میں پل کا کردار ادا نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ اور بانی کے درمیان؟ نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے آپ نے جو کہا میں نے بڑا واضح کر دیا، اس میں کوئی بات نہیں۔ آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہے اور ایسے ہونا چاہیے۔ ہاں، رانا ثناء اللہ کی ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی جس کا مفہوم میں آپ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی اپروول سے، ان کی اجازت سے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا مذاکراتی کمیٹی کے بیٹھنے سے پہلے کی بات ہے۔ جہاں تک اختیار کی بات ہے، ہماری کمیٹی پوری با اختیار ہے، مگر آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ با اختیار لوگ آپس میں مشاورت نہیں کرتے؟ یہ تو سنت ہے۔ اگر آپ کسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں، آپ جتنے مرضی با اختیار ہیں، آپ جتنے مرضی طاقتور ہیں، اگر آپ اپنے کسی بزرگ سے یا اپنے قائد سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ عین سنت کے مطابق ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ مذاکرات یا صلح کا یہ اصول ہے کہ 3 اسٹیپ اگر آگے آپ نے جانا ہے تو 2 اسٹیپ کبھی پیچھے بھی جانا پڑتا ہے تاکہ مذاکرات یا صلح صفائی جو ہو وہ کامیاب ہو جائے۔ تو آپ کیا اپنے مطالبات کے حوالے سے کسی مطالبے کو قربان کرنے کو تیار ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی تصحیح کر دیتا ہوں۔ یہ صلح والی بات جو ہے نا، وہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم ان مذاکرات سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم 26 کے شہداء کے لیے انصاف چاہتے ہیں، ہم اسیروں کے لیے انصاف چاہتے ہیں، ہم جو کچھ لوگ مسنگ ہیں ان کے حوالے سے معلومات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ظلم اور جبر کیا ہے ان کا انصاف ہونا چاہیے، ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ ہم صلح کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں، اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ انصاف کے تقاضوں میں کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ہیں، اگر آپ انہی سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو انصاف ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ کیا ہم نے کہا کہ آپ ہمیں باہر نکال دیں؟ ہم نے تو کہا کہ آپ جب ہم کہتے ہیں کہ اسیروں کو رہا کریں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جوڈیشل پروسیس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، یعنی کہ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو دوبارہ خط نہ لکھنا پڑے، یعنی کہ ATC پنڈی، ATC اسلام آباد اور ATC سرگودا کے ججوں کو خط نہ لکھنا پڑے اپنی سیفٹی کے لیے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم پہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں ہم سے، اور کچھ ایسے ججز ہیں جنہوں نے جیسے ہی سزائیں سنائی اگلے دن ضمانتیں نہیں، ان کو اگلے دن ہی وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے یہ ساری چیزیں۔ تو ہم ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنے لیے ذات کے لیے کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے صلح کرنی ہے اور ہر چیز گڈی گڈی ہو جائے گی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نفرتیں آپ کے اس قتال کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں، جو کل بڑے تناور درخت اگر بن گئے تو وہ قوم کے لیے، اس ملک کے لیے بڑے تباہ کن ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ نفرتیں ہم بھی نہ ختم کر سکیں واپس آ کے، بہتر ہے کہ آپ ان کو انصاف دے دیں، اور وہ انصاف ضروری ہے اور وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ہم نے کوئی بندوق نہیں رکھی کسی کے سر پہ، ہم نے کمیٹی فارم کی، خود کی، کہتے تھے کہ یہ مینڈیٹ چور ہے، کہتے تھے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، مگر آپ دیکھیں کہ جب یہ قتال والا معاملہ ہوا اور خان صاحب نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایک اسٹیٹسمین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے خود کہا کہ یہ کریں۔ اب آپ دیکھیں اگر ضد کرنی ہوتی تو پھر یہ جو ریٹن معاملہ جو مطالبات لکھنے والی بات ہے تو اس پہ خان صاحب بڑھ جاتے، یہ سیٹ کہ نہیں آپ لکھے دے دیں۔ تو وہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ شاید ہم جو باہر بیٹھے ہیں ہماری شاید پوزیشن اس کے اوپر سخت تھی کہ نہیں ابھی ملاقات نہیں کرائیں گے تو نہیں لکھ کے دیں گے۔ خان نے کہا نہیں آپ لکھ کے دے دیں۔ سو ہمارے لیے تو آپ یہی سمجھیں کہ یہی پوزیشن سے ایک سٹیپ بیک ہے، مگر ہم کسی شرط ورط سے باہر پیچھے نہیں آئیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہیں اور یہیں پہ ہے۔ لکھ کے نہیں دے رہے تھے، کیا ایسا ہے کہ آپ جو ہمیں میڈیا پہ بتا رہے جو بڑے بڑے مطالبات ہیں یہی آپ کو لکھنا تھا؟ کیا اس طرح ہے کہ کچھ اور بھی آپ کے مطالبات؟ نہیں، ہم نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ اس پہ مشاورت ہو جائے خان صاحب سے۔ الفاظ جو ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جو چیز لکھی جائے گی میرے بھائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی، ہم کوئی بیک ڈور کام نہیں کر رہے ہیں جو آپ سے چھپائیں گے، جو ان کو دیں گے اس کی کاپی آپ کو بھی دیں گے۔ آج عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا دن تھا، لیکن 1.5 سال میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ نہ کوئی فیملی ممبر گیا ان سے ملاقات کرنے اور نہ ہی کوئی وکیل ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آج ملاقاتوں کا دن تھا، کوئی بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہ گیا تک نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی وکیل نہیں گیا۔ یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود روکتے ہیں
اور خود تنگ کرتے ہیں. وہ جو لسٹیں ہیں ان کے اندر جیلر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آگے پیچھے کر دیتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا. یہاں پہ تو لوگ ہماری پارٹی میں مر رہے ہیں خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس پہ عدالت میں جاتے ہیں لوگ, آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ یار آج میں نے جانا ہے تم نے نہیں جانا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں تو ویسے ملنے بھی نہیں دیتے نا. میں نے اس کو تو سیاسی ملاقاتیں ویسے بند کی ہوئی ہیں انہوں نے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ ہم نے اس چور حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. وہ کیا وجہ دی تھی کہ ان چوروں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑا, کہ ہم نے ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں کہ جو با اختیار ہیں؟ اور کیا یہ نہیں سمجھے زیادہ تر لوگ یہ کہتے کہ پی ٹی آئی والے تھک گئے تھے, مزید مظاہرے وہ نہیں کر سکتے تھے, تو وہ وقت گزارنے کے لیے یہ مذاکرات کے عمل پہ آ گیا. اگر آپ تھوڑی دیر آخری کوشچن یہ کرتے کہ اینٹی کرپشن کی آپ نے بات کی کہ پنجاب نے اینٹی کرپشن کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کی حکومت میں تو اینٹی کرپشن آپ کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف استعمال. مجھے آپ سے اسی سوال کی توقع تھی. لیٹ می رسپونڈ ٹو دیٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو آپ کو یہ جواب میری اس گفتگو میں مل جاتا کہ کیوں ہم مینڈیٹ چوروں کے اور کیوں فارم 47 کی حکومت کے خلاف جن کے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا. نہ پی ٹی آئی والے تھکے تھے, نہ تھکے ہیں اور نہ تھکیں گے. آپ کو ہمارے نوجوانوں کی اور عمران خان کے چاہنے والوں کی میرے خیال میں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے اس جذبے کا. یہ تھکنے تھکنے والے لوگ نہیں ہیں جو ڈی چوک میں گولیاں چل رہی تھیں اور اس کے باوجود بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ وہ تھک گئے تو یہ تھوڑی سی ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہم نے وجہ بتا دی ہے کہ وجہ 26 وجہ یہ قتال ہے جس سے اس معاشرے کے اندر وہ جو آرٹیکل 245 وزیر اعظم نے لگا کے قتال کروایا ہے, اس معاشرے میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. سیاست دانوں کا اور قائدین کا کام صرف اپنی باری اور اپنے الیکشن کے لیے لڑنا نہیں ہوتا, ان کو سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے بھی ہے. تو ہم نے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے آگے بڑھ کے میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی کہ یہاں بیٹھو اس پہ بات کرو. ڈیل نہیں کی ہم نے, کوئی زیور نافرمانی اس سے نتھی نہیں کی.